यहाँ पर डीएनए और आरएनए के बीच में जो डिफरेंस है उसे बेहतर तरीके से समझाया गया है। डीएनए मुख्य तौर पे न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसका मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डबल हेलिकल शेप में होता है और इसमें शुगर ग्रुप होता है और 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। और यहाँ पे एक लंबा पॉलीमर पॉलीमर चेन होता है और यहाँ पे जो ए डी के साथ पेयरिंग करता है, सी जी के साथ पेयरिंग करता है और यहाँ पे यूवी डैमेज यानी अल्ट्रावायलेट वी रेडिएशन से डैमेज होने की जो संभावना है वो डीएनए का ज़्यादा होता है। अगर बात करें तो ये जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और पेरेंटल जनरेशन से डॉटर जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। आरएनए की अगर बात की जाए तो आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसमें भी शुगर ग्रुप होता है और दूसरे नाइट्रोजन बेस होते हैं जैसे कि एडेनिन, उरासिल, साइटोसिन और गुआनिन। यहाँ पे ए, यू, जी, सी पाया जाता है और डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और इसमें उरासिल पाया जाता है। ये डिफरेंस है। अगर आरएनए की बात करें तो इसमें जो पॉलीमर चेन होता है, न्यूक्लियोटाइड चेन होता है, वो छोटा होता है और इसमें ए यू के साथ पेयरिंग करता है और सी जी के साथ। डीएनए में क्या होता है, डीएनए में ए टी के साथ पेयरिंग करता है और जी सी के साथ पेयरिंग करता है। वहीं आरएनए में ए यू के साथ पेयरिंग करता है और जी सी के साथ पेयरिंग करता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड है। जहाँ पे डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है वहीं आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। कभी कभी ये सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को भी बनाता है और यूवी रे से डैमेज होने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो थोड़ा सा कम होता है, वहीं डीएनए में ज़्यादा होता है और ये मुख्य तौर से प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, कभी कभी जेनेटिक एक्सप्रेशन में भी मदद करता है। अगर बात करें सेल की तो सेल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, सोमैटिक सेल, स्टेम सेल, जर्म सेल। अगर बात करें सोमैटिक सेल की तो सोमैटिक सेल डाइप्लॉइड सेल होता है जिसमें क्रोमोसोम के 2 पेयर्स होते हैं, एक पेयर माता से आता है तो एक पेयर पिता से आता है। तो ये सोमैटिक सेल जो होता है जैसे कि गैमेटोसाइट या अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल, इसी को हम लोग सोमैटिक सेल कहते हैं। जर्म सेल यानी कि सेक्स सेल जैसे कि स्पर्म और एग, ये हो जाता है हमारा जर्म सेल। लेकिन जो सोमैटिक सेल होता है वो ऑफ स्प्रिंग को पैदा नहीं कर सकता। वहीं जो सेक्स सेल होते हैं, जो जर्म सेल होते हैं जैसे कि स्पर्म और एग, उनमें ये पोटेंशियल होता है कि वो ऑफ स्प्रिंग को, चाइल्ड को पैदा कर सकते हैं। केवल जर्म सेल ही चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहीं सोमैटिक सेल तो क्या बनाता है, सोमैटिक सेल इंटरनल ऑर्गन्स को, टिश्यू को बनाता है जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो सोमैटिक सेल से मिलकर बने होते हैं और ये कई तरीके के काम करता है। अगर बात करें स्टेम सेल की तो स्टेम सेल एक खास तरीके का सेल होता है, एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जो खुद की कॉपीज को बना सकता है और कई अलग अलग तरीके के सेल में बदल सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है, जिसकी हमारे बॉडी की ज़रूरत होती है। इसमें 2 खास प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाता है। पहला कि ये बार बार डिवाइड हो सकता है और अपनी नई कॉपी को, नए सेल को बना सकता है और जब ये डिवाइड करता है तो ये दूसरे टाइप के सेल में बदल जाता है। स्टेम सेल अलग अलग टाइप के सेल में बदल सकता है, ब्रेन सेल, न्यूरॉन सेल, स्केलेटन सेल और भी अलग अलग टाइप के सेल में बदल सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है। अगर बात करें स्टेम सेल की तो स्टेम सेल भी कई अलग अलग तरीके के होते हैं जैसे कि एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल, एडल्ट स्टेम सेल, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। अगर बात करें एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल की
तो एम्ब्रॉय को नए सेल्स सप्लाई करता है। जब माँ के यूटेरस में एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जब एम्ब्रॉय डेवलपमेंट करता है, ग्रो करता है, तो उस दौरान बेबी में डेवलप होने के लिए नए सेल्स की ज़रूरत होती है और वो नए सेल एम्ब्रायनिक स्टीम सेल प्रोवाइड करता है। ये जो स्टीम सेल होता है वो प्लूरीपोटेंट होता है। प्लूरीपोटेंट कहने का मतलब ये बॉडी में मौजूद किसी भी तरीके के सेल में बदल सकता है। इसी वजह से इसे हम लोग प्लूरीपोटेंट कहते हैं, क्योंकि जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है, जब माँ के यूटेरस में बेबी या फिर फोएटस का डेवलपमेंट होता है, तो उसे हर एक तरीके के सेल की ज़रूरत होती है। ब्रेन सेल और भी बॉडी में दूसरे तरीके के सेल जिसकी ज़रूरत होती है बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए माँ के यूटेरस में। अगर बात करें एडल्ट स्टीम सेल की, तो जब एक ऑर्गेनिज्म धरती पे पैदा ले लेता है तो वो ग्रो करता है, डेवलप करता है। लेकिन जब एक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है तो कई नए सेल्स बनते हैं, कई सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो ये नए सेल प्रोवाइड करता है। एडल्ट स्टीम सेल नए सेल प्रोवाइड करता है और डैमेज हुए सेल को रिप्लेस करता है, उसकी जगह लेता है। ये मल्टी पोटेंट होता है। ये बॉडी में केवल कुछ खास तरीके के सेल में ही बदल सकता है, हर एक तरीके के सेल में नहीं। ये डिफरेंस है। एम्ब्रायनिक स्टेम सेल बॉडी में किसी भी तरीके के सेल में बदल सकता है, लेकिन एडल्ट स्टेम सेल बॉडी में केवल कुछ खास तरीके के सेल, सम सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स में ही बदल सकता है। इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड है, इसके कहने का मतलब ये है कि इसे लैब में बनाया गया है, नॉर्मल एडल्ट सेल को निकाल कर एक्सट्रैक्ट करके, जैसे कि स्किन को काटकर या फिर किसी इंसान से ब्लड को खींचकर तो स्किन या ब्लड सेल से बना लिया और इसे लैब में रीप्रोग्राम किया ताकि इससे स्टीम सेल को बनाया जा सके। एम्ब्रायनिक स्टीम सेल की तरह ये भी प्लूरीपोटेंट होता है, यानी ये किसी भी तरीके के सेल में डेवलप कर सकता है। तो हमने अभी स्टीम सेल के अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ा। आगे ट्रांसक्रिप्टोम। ट्रांसक्रिप्टोम एक सेल के अंदर या फिर बॉडी में किसी पार्ट में सेल का जो ग्रुप है उसके अंदर हर एक तरीके के मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल का एक सेट होता है। मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के सेट को ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं, क्योंकि इसमें मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, तो ये जीन को एक्सप्रेस करता है। इसका काम होता है जेनेटिक एक्सप्रेशन का। अगर बात करें सेल की, तो सेल मुख्य तौर से दो तरीके का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक ऑर्गेनिज्म का सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर इस चीज़ को तय करता है कि वो ऑर्गेनिज्म में जो सेल हैं वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। इसके कहने का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल आमतौर पे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर आर्किया या फिर अमीबा। इसमें क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी सेल ऑर्गेनेल है, वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं होता। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल आमतौर पे सिंपल होता है, काफ़ी छोटा होता है, डायमीटर 0.1 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है और जो दूसरे ऑर्गेनेल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढके हुए होते हैं, बाउंडेड होते हैं, चारों ओर से घिरे हुए होते हैं। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर हैं जो कई अलग अलग तरीके के काम करते हैं, जैसे कि एनर्जी को बनाना, डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, प्रोटीन को बनाना। और यूकैरियोटिक टाइप का जो सेल होता है वो जानवरों में, प्लांट्स में, ह्यूमंस में
फंगी में, एल्गी, प्रोटोजोआ में पाया जाता है। अब दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या चीज़ें कॉमन है? तो सेल मेम्ब्रेन, एक लिपिड बाइलेयर दोनों ही सेल में पाया जाता है, जो कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का एक अरेंजमेंट है, और ये सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच एक बैरियर के रूप में काम करता है। जैसे कि ये सेल है, सेल का जो ये वाला पार्ट है इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सेल का जो ये इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो इंटरनल अरेंजमेंट है, इसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करने का काम करता है। तो ये एक सेलेक्टिव बैरियर के रूप में काम करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सेल प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, दोनों में ही डीएनए पाया जाता है, और डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। ये सेल फंक्शन को इंस्ट्रक्ट करता है, ऑर्डर देता है, और आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से ये मैसेज प्रोवाइड करता है कि वो साइटोप्लाज्म में जाकर प्रोटीन बनाए। राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम आरएनए के ट्रांसलेशन में मदद करता है। हमने देखा था कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से आरएनए, मैसेंजर आरएनए ट्रांसफ़र होता है, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, और साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसे कि राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम का मुख्य काम क्या है कि ये आरएनए को ट्रांसलेट करता है और प्रोटीन को बनाता है। राइबोसोम का मुख्य काम है प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि सेल के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म वो मीडियम है जहाँ पे सेल के अलग अलग तरीके के फंक्शन, बायोलॉजिकल इवेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म जिसका मुख्य कंपोनेंट साइटोसोल होता है, ये वो मीडियम है जिसमें सेल के अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस, कैटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन और जेनेटिक मटेरियल होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये मौजूद होता है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस बतलाया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल आमतौर पे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। सेल का साइज काफ़ी छोटा होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, सेल ऑर्गेनेल काफ़ी कम होता है या फिर नहीं होता है, सिंपल स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता। यूकैरियोटिक ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे इंसानों में, एनिमल्स में, मैमल्स में पाए जाते हैं, और यहाँ पे सेल का साइज बड़ा होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर सर्कुलर होता है, डबल हेलिकल होता है, और यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी ये मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और ये हायर प्लांट्स में, हायर एनिमल्स में पाया जाता है। अगर बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लेबोरेटरी में अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए मेकअप को बदलता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से डीएनए मेकअप को बदला जा सकता है, डीएनए के अरेंजमेंट को बदला जा सकता है। जैसे इसमें किसी एक बेस पेयर को बदल दिया, या फिर एडेनिन, थाइमिन या सी या जी के पेयरिंग को बदल दिया, जेनेटिक में किसी एक पार्टिकुलर रीजन को बदल दिया। तो कुछ इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग किए जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के कई अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे डीएनए या आरएनए को एक्सट्रैक्ट करना, पीसीआर, एंजाइम। डीएनए या आरएनए को सेल से अलग किया जाता है। जैसे सेल है तो सेल से डीएनए या आरएनए को अलग किया जाता है, और इसे एंजाइम की मदद से किया जाता है, जिससे कि सेल के अंदर जो दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसे हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सेल को तोड़ देते हैं, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर अंदर जो डीएनए होता है उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पीसीआर क्या होता है? ये एक ऐसा टेक्निक है
जिसमें डीएनए के एक छोटे से हिस्से को हजारों कॉपी में ट्रांसलेट किया जा सकता है, एम्प्लीफाई किया जा सकता है काफ़ी कम समय में। जैसे डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है जीन, कोई एक पार्टिकुलर जीन है, उसके हमें हज़ार या मिलियंस ऑफ कॉपी केवल कुछ मिनट के अंदर बनाना है, तो इसके लिए हम पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे रिकरेंट रेप्लिकेशन प्रोसेस के माध्यम से डीएनए एम्प्लीफाई होता है। और यहाँ पे सेल को तोड़ने के लिए, उससे डीएनए आरएनए को अलग करने के लिए हम कई तरीके के एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, डीएनए लीगेज, डीएनए पॉलीमेरेज और भी कई तरीके की एंजाइम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जो कि मॉलिक्यूल्स को अलग करता है, उसके साइज के आधार पे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का इस्तेमाल करके, चार्ज का इस्तेमाल कर कर इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल इस्तेमाल कर कर मॉलिक्यूल्स को अलग करने की एक टेक्निक है। हाइब्रिडाइजेशन, साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, ये भी एक तरीके का जेनेटिक इंजीनियरिंग के अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, जिसे कि हम बाद में पढ़ेंगे। जीन एडिटिंग, ये भी एक तरीके का जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसमें डीएनए को डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है, हटाया जाता है, डिलीट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर। एडिटिंग करने का मतलब कुछ चीज़ों को ऐड किया, कुछ चीज़ों को हटा दिया। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर, क्रोमोसोम के अरेंजमेंट के अंदर अगर कोई डिफेक्टिव जीन है तो उसको हटा दिया, कोई मिसिंग जीन है तो उसमें एक नया जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, और कुछ इस तरीके के माध्यम से हम जीन एडिटिंग करते हैं। तो ये जीन एडिटिंग भी एक तरीके का जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है।